ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ है कंट्रोल और दूसरी चीज़ है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कंट्रोल भी और कोऑर्डिनेशन भी। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? जैसे कि एक फुटबॉल का गेम होता है ना, वहाँ पे सारे खिलाड़ी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए क्या करते हैं, खेलते हैं। बिना कोऑर्डिनेट करे हुए खेलेंगे तो क्या होगा, हार जाएंगे। ठीक है, तो जैसे वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है वैसे यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन होता है ना। वहाँ पे भी एक खिलाड़ी दूसरे से इशारा करता है कि मैं तुझे बॉल पास कर रहा हूँ और फिर बॉल पास किया जाता है। तो इस तरीके से आपस में बातचीत करते हुए काम को करना इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी एक दूसरे से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, तो बातचीत करने का तरीका होता है, उनका अलग तरीका होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक, दूसरा क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि कंट्रोल्ड वे में एक्ट करना। हर ऑर्गन हर समय काम नहीं करता रहता। ठीक है, हर ऑर्गन हर समय काम नहीं करता रहता। हर समय सिक्रीशन करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो हर समय सिक्रीट नहीं करते रहते हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं। वो सिक्रीशंस जब हम खाना नहीं खा रहे होते तब नहीं होता। ठीक है, तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर ऑर्गन के काम करने का एक टाइम होता है और एक वे होता है। ठीक है, तो दैट इज कंट्रोल। कंट्रोल्ड वे में हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो काम करते हैं। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड एंड efficient way to produce proper response to various stimuli is known as coordination। ये डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की। तो इसमें 5 चीज़ें हैं। पहला क्या, वर्किंग टुगेदर, सभी ऑर्गन्स मिलकर के एक साथ काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड और इफिशियंट वे में काम करते हैं। सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं, जिसको जब काम करना शुरू करना है तब वो उसी समय शुरू करता है, उसके पहले या उसके बाद शुरू नहीं करेगा। ठीक है, तो सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं, कंट्रोल्ड वे में काम करते हैं और इफिशियंट वे में काम करते हैं। इफिशियंट का क्या मतलब होता है, अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ में काम करते हैं। अगर ऑर्गन खराब हो जाता है तो वो इफिशियंट वे में काम नहीं कर पाता। ठीक, क्यों काम करते हैं ये, टू प्रोड्यूस प्रॉपर रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिम्युलाई। ठीक है, स्टिम्युलाई का मतलब स्टिम्युलस का प्लूरल फॉर्म है। व्हाट इज स्टिम्युलस? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे कानों में सुनाई आ रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ स्टिम्युलस। जैसे किसी ने तुमको पिन चुभाया, स्टिम्युलस। ठंडी लगी, स्टिम्युलस। गर्मी लगी, स्टिम्युलस। तुमने कुछ खाया, उसका स्वाद आया, स्टिम्युलस। ठीक है, तब तुमने कुछ देखा, दैट इज ऑल्सो स्टिम्युलस। ठीक है, जितनी चीज़ें हम अपने 5 सेंसेस से सेंस कर पाते हैं वो सभी चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, स्टिम्युलस होती है। ठीक है, तो जो डिफरेंट या वेरियस स्टिमुलाई होते हैं उनका प्रॉपर रेस्पॉन्स करने के लिए हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड और इफिशिएंट वे में वर्क करते हैं। ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेशन। आए समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम। एनिमल्स के पास में नर्वस सिस्टम होता है एंड हॉर्मोन्स भी होते हैं। क्या करने के लिए, टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर बॉडी एक्टिविटीज़। बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती है, ऑल द टाइम चलती रहती है। अब वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, ऑल द टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। जैसे हमारा ब्रेन है, सो जाते फिर भी काम करता है। हार्ट है, सो जाते फिर भी काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन है, सो जाते फिर भी काम करता है। अगर रुक गया तो क्या होगा, इंसान मर जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा। तो एनिमल्स के पास में नर्वस सिस्टम भी होता है और हॉर्मोन्स भी होता है। तो ये दोनों को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। क्लियर, समझ में आया? ओके, अब प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट लैक द नर्वस सिस्टम। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता। वो क्या करते हैं, दे कोऑर्डिनेट वाया हॉर्मोन्स। लेकिन उनमें हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स के थ्रू वो अपनी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हॉर्मोन्स क्या क्या करते हैं। पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। हाँ बोलो। लैक मतलब कमी होती है ना, मतलब कहाँ पढ़ लिए, प्लांट्स लैक। लैक मतलब नहीं होना, नर्वस सिस्टम इनमें नहीं होता है। जैसे हमारी बॉडी में हर जगह पे नर्वस सिस्टम है,
तो सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। तो इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जितने एनिमल मतलब कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ठीक है, सभी आ जाते हैं। तो इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, nervous system along with muscular tissues is the control center of the body। दो चीजें हैं यहां पे। पहली क्या, नर्वस सिस्टम along with the muscular tissues। नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलाई को सेंस करता है, उसको सीएनएस तक पहुंचाता है, सीएनएस ऑर्डर भेजता है कहाँ, मस्कुलर टिश्यू तक। मस्कुलर टिश्यू एक्ट करता है। क्या बोले, बहुत जल्दी होता है, 150 से 300 मिली सेकेंड का टाइम लगता है, बस 1 सेकेंड से भी बहुत ज़्यादा कम। जैसे किसी ने तुमको पिन चुभाया, तुरंत हाथ पीछे खींच लेते ना, ये काम है सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे दो चीज़ें, नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंस करता है, चीज़ों को सेंस करेगा, सीएनएस तक भेजेगा, सीएनएस ऑर्डर भेजेगा मस्कुलर टिश्यू तक, मस्कुलर टिश्यू एक्ट करता है, काम करने का काम करता है। नर्वस सिस्टम अलॉन्ग विथ मस्कुलर टिश्यू इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। यही जो है, ये दोनों मिलकर के पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती है। विच कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीज़ें होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व सेल्स भी कहते हैं। तो न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड न्यूरल ऑर्गन्स, ये तीन चीज़ें होती है किसमें, हमारी बॉडी के कंट्रोल सेंटर में। न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड न्यूरल ऑर्गन्स दैट लिंक, क्या क्या चीज़ को लिंक करते हैं। लिंक करने का मतलब होता है जोड़ना, है ना। लिंक, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल the activities of different organs in the body। लिंक करती है, आपस में कनेक्ट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, बातचीत होता है, एंड कंट्रोल करती है। ठीक है, तीनों चीज़ें होती है। कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी। क्लियर, ओके। नाउ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो पहला काम, इट रेगुलेट्स voluntary and involuntary movements, control reflex actions of the human body। ये दो चीज़ें हैं, क्या, voluntary and involuntary movements। voluntary का क्या मतलब होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये वॉल्यूंटरी है। ठीक है, मैं अपना सिर इधर उधर घुमा सकता हूँ, वॉल्यूंटरी है। मैं बोल रहा हूँ, दिस इज वॉल्यूंटरी। लेकिन मैं जो आंखें झपका रहा हूँ, दिस इज नॉट वॉल्यूंटरी। अपने आप होता है, सोच के थोड़ी आंख झपकाते हैं, अपने आप होता है। और क्या चीज़ है जो अपने आप होती है, हार्ट बीट अपने आप होता है। और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है जो अपने आप होती है, सांस लेना अपने आप होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनवॉल्यूंटरी की वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी। जो चीज़ें अपने आप होती है दैट इज इनवॉल्यूंटरी, उस पर हम कंट्रोल नहीं करते, वो हमारी बॉडी में अपने आप होती रहती है। वॉल्यूंटरी यानी कि जो हम करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ना। और क्या करता है, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब होता है, आगे पढ़ेंगे अपन, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल में है अपने सिलेबस में। दूसरा काम, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन्स सच एज इनर ईयर, नोज, टंग्स एटसेट्रा। हमारी जो 5 सेंसेस है, समझ लो इसमें सारे आ जाते हैं। कलेक्ट करता है उसको, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है थ्रू सेंस ऑर्गन्स। कितने सेंस होते हैं, 5। तो पांचों सेंसेस के थ्रू ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक, एंड इंटरप्रिटेड अकॉर्डिंगली, इंटरप्रेट भी करता है, पहचानने का काम भी करता है।
फॉर एग्जाम्पल गॉस्टेटरी रिसेप्टर्स। गॉस्टेटरी का क्या मतलब? रिसेप्टर यानी कि पहचानने वाले, टेस्ट पहचानने वाले, है ना, टेस्ट पहचानने वाले। अब जैसे मीठा खाते हैं तो उसका रिसेप्टर बॉडी में मतलब टंग में अलग जगह पे होता है। हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसेप्टर होता है। जैसे तीखा है तो उसको पहचानने के लिए टंग में अलग जगह होती है। मीठा है उसको पहचानने के लिए रिसेप्टर अलग जगह पे होता है। खट्टा है उसको पहचानने के लिए रिसेप्टर अलग जगह पे होता है। ठीक है। हाँ, जैसे मान लो तीखा पहचानने का जो रिसेप्टर है उसने काम ही नहीं किया, तो कितना भी तीखा खा लो लगेगा ही नहीं तीखा। जैसे अगर रिसेप्टर खराब हो गए, जैसे मान लो तीखा जो रिसेप्टर जो तीखापन को सेंस करता है वो खराब हो गया, तो उसके बाद कितना भी तीखा खा लो। हाँ, टेस्ट बड, उसी को ही गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। टेस्ट बड्स वही बता रहे हैं कि अगर वो बड खराब हो गया तो वो पर्टिकुलर टेस्ट नहीं आएगा, है ना। जैसे रणित ने पूछा कि अगर तीखा जो पहचानता है बड रिसेप्टर वो अगर खराब हो गया तो फिर कितना भी तीखा खा लो तीखा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो सेंस ही नहीं कर पाएगा, है ना, तो तीखा लगेगा नहीं। तो एग्जाम्पल में गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर मेंट टू डिटेक्ट टेस्ट। ठीक है, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, वाइल द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी अगर खराब हो तो क्या होगा? स्मेल नहीं आएगा, है ना, स्मेल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका दूसरा काम। पहला काम क्या था? वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स को पहचानना और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब किसी ने पिन चुभाया तो तुम्हारा हाथ अचानक से पीछे आता है, तो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन किसी स्टिमुलाई के प्रति तुरंत एक्शन होना, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, दूसरा एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको सेंस करना, उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, पहचानना कि हुआ क्या, ये दूसरा काम। तीसरा काम, इट हेल्प्स इन थिंकिंग। इट डज नॉट थिंक, इट हेल्प्स इन थिंकिंग। ये खुद से नहीं सोचता, ये थिंक करने में मदद करता है। रिमेंबरिंग, जैसे बोलते हैं ना मसल मेमोरी, वो यहीं से आती है। एंड रीजनिंग, रीजनिंग का काम भी करता है। ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हैं, है ना, रीजनिंग का काम। तो हेल्प्स इन थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग किसकी हेल्प करता है? ब्रेन की हेल्प करता है। इसके बाद है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। न्यूरॉन को ही हम नर्व सेल भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, क्या होता है ये? द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो सेल्स एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करने का काम करते हैं, डिटेक्ट यानी कि पहचानने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड नर्व सेल, या फिर इनको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। ये जो न्यूरॉन है, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये पूछा जाता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो क्या बोलोगे? न्यूरॉन्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारी बॉडी में सबसे लंबा सेल होता है, जिसका लेंथ कितना होता है? विथ अ लेंथ ऑफ 90 to 100 सेंटीमीटर, मीटर नहीं ना, सेंटीमीटर। 90 to 100 सेंटीमीटर एक न्यू नर्व सेल का लेंथ होता है ये। ठीक, द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से मिलकर के क्या बना होता है? नर्वस टिश्यू बना होता है, which are specialized for conducting information through electrical impulses from one part of the body to another। क्या लिखा है यहाँ पे? They are, इनका काम लिखा है, किसका? नर्वस टिश्यू का या फिर नर्व सेल्स का। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, है ना, क्या करने के लिए? फॉर कंडक्टिंग, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ पहुंचाने के लिए।
क्या पहुंचाने के लिए? इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। कैसे पहुंचाते हैं? यूजिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का यूज करते हैं। क्लियर? ओके। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल्स। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ना? इसमें मेनली 4 चीज़ें होती है। पहला है सेल बॉडी, दूसरा है डेंड्राइट्स, तीसरा है एक्सॉन और चौथा है नर्व एंडिंग। अब पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, ये है एक न्यूरॉन, वन न्यूरॉन। ये है डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांचेस निकले हुए ना, दे आर डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। फिर ये बीच में है सेल बॉडी, जिसको हम साइटॉन भी कहते हैं। सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस। हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है ना? तो न्यूक्लियस। फिर उसके बाद है ये एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट, जो क्या करती है? एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद है नर्व एंडिंग्स, है ना? वैसे देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अपने सिलेबस में सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है ना? 11th-12th में जाओगे तो इसका और बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ोगे। अब एक एक करके हर एक पार्ट के बारे में देखते हैं। पहला क्या था? सेल बॉडी या साइटॉन। ठीक, क्या होता है? द ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ब्रॉड, चौड़ा, राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कंटेन्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस। पहली चीज सेंट्रल न्यूक्लियस। दूसरा अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड वेरियस सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल को छोड़ करके बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें मौजूद रहते हैं। तो सेंट्रल मतलब न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेंट्रियोल को छोड़ करके। सेंट्रियोल क्या करते हैं? सेल डिवीजन का काम करता है। दूसरा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स यानी कि ये देखो, ये हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर जगह पे होते हैं। इन्हीं के थ्रू इंफॉर्मेशन सेल बॉडी और फिर आगे तक जाती है। यही जो है सेंस करते हैं सबसे पहले, यहीं पर ही टच होता है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? द ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। ब्रांच होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। ठीक है, ये देखो, ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस निकले हुए हैं, तो ब्रांच्ड होते हैं। तो ब्रांच होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है ऑफ द सेल बॉडी। ये क्या करते हैं? दे रिसीव स्टिम्युलाई एंड ट्रांसमिट देम टूवर्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? स्टिम्युलाई को रिसीव करने का काम करते हैं और सेल बॉडी तक भेज देते हैं। ठीक है। तीसरा एक्सॉन, लॉन्ग फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन that carries impulses away from the cell body। फाइबर लाइक यानी कि एक रस्सी जैसा। ठीक, साइटोप्लाज्मिक, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। एक्सटेंशन होता है ना, लंबा एक्सटेंशन होता है। वो क्या करता है? इम्पल्स को कहाँ से कहाँ लेके जाता है? सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। कहाँ तक लेके जाता है? नर्व एंडिंग तक लेकर जाता है। It is the longest part of the neuron. What is the longest part of neuron? Axon. And is covered by a protective layer called myelin sheet. तो इसके चारों तरफ एक protective layer होती है, that is also called myelin sheet. ठीक है, नाम है उसका। फोर्थ है nerve endings। क्या होते हैं ये? फाइन, ये भी branched होते हैं। तो फाइन branch like टर्मिनेशंस ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का जो टर्मिनेशन होता है ना, ब्रांच लाइक टर्मिनेशन, दैट इज कॉल्ड नर्व एंडिंग। सेंसरी एंडिंग्स आर स्पेशलाइज्ड डेंड्राइट्स लोकेटेड फार फ्रॉम द न्यूरल सेल बॉडी। तो ये जो एंडिंग्स होते हैं, सेंसरी एंडिंग, ये सेल बॉडी से दूर लोकेटेड होते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है? एक न्यूरॉन होता है, एक जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है,
बॉडी, सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंचता है। नर्व एंडिंग के बाद दूसरा न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, मतलब दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वो अपनी सेल बॉडी में लेता है, फिर अपने एक्सॉन से होते हुए फिर अपने नर्व एंडिंग तक पहुंचाता है, फिर वहाँ से फिर वो दूसरे नर्व सेल्स पे जाता है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वन सेल टू अनदर, फिर उससे फिर एक दूसरा, फिर उससे फिर दूसरा, ठीक है। तो एक पाथवे बनता है पूरा जो कि सीएनएस तक पहुंचता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, मैंने पीछे में ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डाल दिया है। कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जैसे कि स्टिमुलस। व्हाट इज अ स्टिमुलस? ये कोई एजेंट हो सकता है, फैक्टर, या फिर चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, विच ब्रिंग्स अबाउट अ रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही है। अगर रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रही है कोई चीज़, तो वो चीज़ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए स्टिमुलस नहीं है। तो कोई एजेंट, फैक्टर या कोई चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि क्या करता है, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शन लेकर के आता है। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। अगर रिएक्शन दे रहा है तो वो स्टिमुलस है, अगर रिएक्शन नहीं दे रहा है तो स्टिमुलस नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला, जैसे मान लो किसी ने तुम्हारा बाल पकड़ के खींच दिया और तुमको पता नहीं चला, तो मतलब तुम्हारे नर्वस सिस्टम में कुछ दिक्कत है, क्योंकि पता नहीं चला तो मतलब कुछ समस्या है। दूसरा है रेस्पॉन्स। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब देखो, बाल पकड़ के मत खींचो, उसका नर्वस सिस्टम सही हुआ तो वो रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस के प्रति किसी ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स। जैसे मान लो तुमने किसी का बाल पकड़ के खींच दिया, चेक करने के लिए इसका नर्वस सिस्टम सही है कि नहीं, ठीक है, और उसका नर्वस सिस्टम सही निकला, तो मतलब उसको पता चल गया और उसने दिया एक झापड़, ठीक है, दैट इज रेस्पॉन्स, ठीक है, दैट इज अ रेस्पॉन्स। क्लियर? फॉर परसीविंग स्टिमुलाई and providing response, the nervous system requires receptors and effectors। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है नर्वस सिस्टम को, ठीक है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? पहली चीज़ स्टिमुलाई को परसीव करने के लिए, और दूसरी चीज़ उस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देने के लिए। पहले तो वो स्टिमुलाई को सेंस करेगा, पता लगाएगा कि ये किस टाइप का स्टिमुलस है, और जिस टाइप का स्टिमुलस होगा उसी टाइप का रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे तुमने किसी को थोड़ा सा पिंच किया तो वो भी तुमको थोड़ा बहुत पिंच करेगा। अब मान लो किसी ने किसी को ज़्यादा पिंच कर दिया तो रिस्पॉन्स में भी ज़्यादा पिंच होगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस रिस्पॉन्स भी होता है। तो जैसा स्टिमुलस होता है वैसा ही रिस्पॉन्स भी होता है, ठीक है, जैसा स्टिमुलस होता है वैसा ही रिस्पॉन्स भी होता है, ठीक। तुम किसी को एक झापड़ मारोगे तो हो सकता है वो भी तुमको एक झापड़ मार दे। अभी तुमने किसी को 10 मार दिया तो वो भी तो 10 मारेगा ना। तो अपने गलती से महात्मा गांधी को झापड़ मार दिया तो फिर पूरा देश मारेगा। नहीं, महात्मा गांधी ने बोला था ना, अगर लेफ्ट वाले थप्पड़ मार तो राइट में भी मार देना। हाँ, लेकिन वो ज़माना अब गया ना, वो ज़माना गया। अब तो किसी को एक मारोगे तो वो 10 ले लेगा, ऐसा है, ठीक है। नंबर 3, रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें थी। किसी भी नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से? एक रिसेप्टर और दूसरा इफेक्टर। रिसेप्टर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और सीएनएस तक भेज देता है। सीएनएस उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन लेता है। किसके थ्रू एक्शन लेता है? इफेक्टर्स के थ्रू एक्शन लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये क्या होता है? एक सेल, टिश्यू या ऑर्गन हो सकता है,
तीनों चीज़ें हो सकती है। रिसेप्टर कोई सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है और ऑर्गन भी हो सकता है, विच आर केपेबल ऑफ रिसीविंग पर्टिकुलर स्टिम्युलाई एंड इनिशिएट इम्पल्सेस टू बी पिक्ड बाय सेंसरी नर्व। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया है पर्टिकुलर, ठीक है। अलग अलग टाइप के स्टिम्युलाई के लिए अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स, वो क्या कर सकते हैं? वो टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट को सेंस कर सकते हैं। अभी उनको बोलोगे कि स्मेल को सेंस करे तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक अलग टाइप का रिसेप्टर किसी पर्टिकुलर टाइप के स्टिम्युलाई को सेंस कर सकता है ना। हर एक रिसेप्टर हर एक टाइप के स्टिम्युलाई को सेंस नहीं कर सकता, ठीक। ओके, फिर उसके बाद है इम्पल्स। ये क्या होता है? इट इज़ अ सेल्फ प्रोपेगेटेड, अपने आप होने वाला। सेल्फ प्रोपेगेटेड, प्रोपेगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। सेल्फ प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रिकल करंट, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल करंट बहता रहता है ऑल द टाइम। इलेक्ट्रिकल करंट दैट रन्स along the surface of the nerve fiber for the passage of information। अपने आप चलने वाला इलेक्ट्रिक करंट, इन्हीं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। फिर उसके बाद है इफेक्टर। इनका इस्तेमाल करके CNS अपना काम करवाता है, और ये इफेक्टर बॉडी में हर जगह पे होते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर मसल्स, ग्लैंड या फिर टिश्यूज या फिर सेल्स, चारों हो सकते हैं। मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड भी हो सकते हैं, टिश्यूज भी हो सकते हैं और सेल्स भी हो सकते हैं। विच एक्ट इन रेस्पॉन्स टू अ मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम से कुछ मैसेज आता है, कहाँ तक आता है? इफेक्टर तक आता है, और ये इफेक्टर उस मैसेज के अकॉर्डिंग एक्ट करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने तुमको ऐसे हाथ रखे हो, किसी ने पेन चुभाया, तो तुम क्या करोगे? हाथ को पीछे ले लोगे। ये काम है इफेक्टर का। तो किसी ने पेन चुभाया और हमारे यहाँ पे क्या है? मसल सेल्स है। ये क्या है? इफेक्टर। तो अगर किसी ने पेन चुभाया तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाता है CNS तक, और CNS बोलता है मसल सेल्स को कि तुरंत हाथ पीछे हटाओ, तो ये तुरंत हाथ पीछे हटाता है। दिस इज द एक्शन ऑफ इफेक्टर। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है ना। पहले कहाँ से कहाँ तक होता है? सेंसरी ऑर्गन, या सॉरी, जो हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होती है, वहाँ से CNS तक, फिर CNS से इफेक्टर तक, है ना। ये 2 पाथवे होते हैं, ठीक। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप है, और 5 स्टेप्स में जो इन्फॉर्मेशन होता है या जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है वो ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में, ठीक। पहला, ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स, जिनको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। पहला काम होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, ठीक। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गया, फिर क्या करेंगे? ये जो रिसेप्टर्स हैं ये इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे, कहाँ? सेंसरी न्यूरॉन पे, ठीक। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को लेके जाने का काम करता है, ठीक है। वो एक तरह की गाड़ी है जिसमें इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, ठीक। दूसरा, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ न्यूरॉन causes a chemical reaction that produces an electrical impulse। अब जो न्यूरॉन है उसने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक आया? नर्व एंडिंग तक आया। अब नर्व एंडिंग तक आ गया, बीच में साइनेप्स है यानी कि गैप है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा न्यूरॉन है, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन वो गैप के थ्रू होते हुए दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। तो कैसे जाता है? जैसे ही इंफॉर्मेशन नर्व एंडिंग तक आता है, वहाँ पे एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल प्रोड्यूस होता है। वो केमिकल साइनेप्स से ट्रैवल करता है दूसरे वाले न्यूरॉन तक। बेसिकली वो जो केमिकल है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, ठीक है।
फिर वो केमिकल क्या हुआ, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिक टिप तक आया। उस डेंड्राइटिक टिप ने उस केमिकल को सेंस किया, ठीक है, वो केमिकल किस टाइप का है, उससे इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया, अपने सेल बॉडी तक भेजा। फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है एक्सॉन से होते हुए फिर उसके नर्व एंडिंग तक जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर एक तीसरा न्यूरॉन आएगा, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे के बीच में फिर से एक साइनेप्स है, फिर वहाँ पर भी सेम केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। फिर वो इन्फॉर्मेशन तीसरे न्यूरॉन तक जाएगा। ऐसे करते हुए फिर वो CNS तक जाता है। नेक्स्ट है द इम्पल्स नाउ ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन टू इट्स सेल बॉडी, जिसको हम साइटॉन भी कहते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, एक इम्पल्स क्रिएट हुआ, है ना, इम्पल्स जनरेट हुआ। ये इम्पल्स क्या होता है, डेंड्राइट टिप से सेल बॉडी से फिर होते हुए एंड तक जाता है, ठीक है, along the axon to its end। फिर उसके बाद क्या होता है, एंड तक चला गया। At the end of axon, the electrical impulse causes the release of some chemicals, जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल क्या होता है, रिलीज होता है कहाँ पे, नर्व एंडिंग पे, ठीक। ये केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइटिक टिप तक जाता है, ठीक। वो डेंड्राइटिक टिप इस न्यूरोट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर उसको कलेक्ट करके अपने सेल बॉडी में भेजता है, फिर ऐसे करके फिर अपने एंडिंग तक भेजता है, फिर वो दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने का काम होता है वो इसी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है। क्लियर। नंबर 4, दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। गैप यानी कि दो न्यूरॉन के बीच का गैप, दैट इज साइनॉप्स, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक। ये न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनेप्स को यानी कि गैप को पार करके दूसरे वाले न्यूरॉन तक पहुंचा और वहां पे फिर से क्या हुआ, सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ। यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करा रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। नेक्स्ट, अ सिमिलर साइनेप्स अलाउज द डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल्स सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड। सिमिलर टाइप का साइनेप्स मतलब न्यूरॉन और किसके बीच का गैप, दूसरे सेल्स के बीच का गैप, वहां तक भी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से ट्रांसफर होती है। अब ये एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले स्टिम्युलस, कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हुआ जिसको ऑर्गेनिज्म की बॉडी ने डिटेक्ट कर लिया, दैट इज स्टिम्युलस, ठीक है। उस स्टिम्युलस को डिटेक्शन कैसे होगा, उसका रिसेप्टर के थ्रू। ऑर्गेनिज्म स्टिम्युलस को रिसेप्टर के थ्रू डिटेक्ट करता है, फिर क्या करता है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाती है। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन सेल बॉडी तक जाती है, सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुए साइनेप्स, वैसे बीच में देखा जाए तो नर्व एंडिंग भी आना चाहिए था, वो नहीं आया, है ना, तो नर्व एंडिंग भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद फिर साइनेप्स से फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचती है, फिर उसके सेल बॉडी तक, फिर वहाँ से फिर जिस भी न्यूरॉन में जाना है वहाँ तक जाती है, ठीक। फिर वहाँ से होते हुए कहाँ जाती है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है। फिर CNS क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है कि भाई क्या हुआ, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है, कुछ मैसेज भेजता है इफेक्टर मसल्स तक, ठीक। अच्छा, फिर क्या करेगा CNS, क्या करेगा, मैसेज भेजेगा कहाँ तक, मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट तक। फिर वो जो मैसेज है मोटर न्यूरॉन के सेल बॉडी तक जाएगा, वहाँ से एक्सॉन जाएगा और फिर वहाँ एक्सॉन से होते हुए फिर इफेक्टर तक जाएगा, विच इज़ मसल या कोई बॉडी का ऑर्गन या कोई सेल, कुछ भी हो सकता है। फिर वो जो इफेक्टर है वो एक्शन लेगा। अब देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन यानी कि ऐसी जगह जहाँ
दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलन होता है, दैट इज जंक्शन। ठीक है, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, द पॉइंट वेयर अ मसल फाइबर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अ मोटर न्यूरॉन। मसल फाइबर से क्या जुड़ा होता है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कहाँ से जुड़ा होता है? सीएनएस से। सीएनएस मैसेज भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ तक? मसल्स तक, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन इफेक्टर, है ना? वही वाला जंक्शन जहाँ पे क्या होता है? मसल फाइबर, बेसिकली मसल मोटर न्यूरॉन के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, ये ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस इज जंक्शन, जहां पे मसल मोटर न्यूरॉन के कांटेक्ट में होती है, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर कांटेक्ट हट गया तो क्या होगा? ट्रांसमिट नहीं होगा, वो मसल बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो द पॉइंट वेयर अ मसल फाइबर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अ मोटर न्यूरॉन कैरिंग, ये क्या कैरी करता है? कैरिंग नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इम्पल्सेस या कुछ मैसेज कैरी करता है, उसको मसल तक पहुंचाता है, उसके बाद फिर मसल काम करता है। अगर जंक्शन खत्म हो गया, है ना, तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन मसल तक पहुंचेगी नहीं, मसल काम ही नहीं करेगा, वो हो गया पैरालिसिस। ठीक है, मसल फिर काम ही नहीं करेगा। ठीक, अच्छा, ओके। द न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन टू द मसल फाइबर release in the same way as impulses are transmitted across the synapse between the two neurons। तो यहाँ पर भी क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स का जनरेशन होता है। कैसे होता है? जैसे दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स था वहाँ पे हो रहा था, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी होता है। फिर से एक बार देखते हैं। द न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए क्या जनरेट हो रहा है, क्या रिलीज हो रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल फाइबर, मतलब ये दिस इज मसल फाइबर, न्यूरॉन टू मसल फाइबर। ठीक है, रिलीजेस इन द सेम वे, मतलब यहाँ पर रिलीज हो रहा है, और किस तरीके से हो रहा है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच में जिस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है। क्यों होता है? ताकि जो सीएनएस मैसेज भेज रहा है मसल तक, वो उसको मसल पहचान पाए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के कुछ लिमिटेशंस। ठीक है, हर जगह पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स काम नहीं आ सकता। तो क्यों काम नहीं आ सकता? कुछ इसके लिमिटेशन है, इसलिए नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एक्सेलेंट मीन्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग फास्ट रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलस। इसकी एक सबसे खास बात ये है कि ये बहुत फास्ट होता है, तुरंत इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है ना। वहीं अगर हार्मोन्स की बात करें तो उनको टाइम लगता है पहुंचने में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तुरंत पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये इसकी एक खास बात होती है। इसलिए हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है। प्लांट बॉडी में नहीं होता, उनको ज़रूरत ही नहीं है। बट देयर आर सम लिमिटेशंस। तो क्या लिमिटेशंस हैं? ठीक, पहला लिमिटेशन, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाई नर्वस टिश्यूज। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहीं तक पहुंच सकता है जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जो बॉडी की वो जगह जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्ट नहीं होती है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फेल हो जाते हैं इंफॉर्मेशन पहुँचाने से। ठीक है, दूसरा है वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड, एक बार जनरेट हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ सेल,
एंड ट्रांसमिट भी हो गया, द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। तो एक सेल ने जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया, उसके बाद उसी सेल को अगर दोबारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसने जनरेट किया, फिर वो अपना कुछ मैकेनिज्म रीसेट करता है, फिर थोड़ा टाइम लगता है उसको वापस से दूसरा इम्पल्स भेजने में, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है, एकदम कंटिन्यूसली वो नहीं भेज सकता, ठीक है। तो टाइम लैग होता है यहाँ पे। तो ये दो लिमिटेशन है। पहला क्या, बॉडी का वो पार्ट जो नर्वस टिश्यू से कनेक्ट नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचा सकता। और दूसरा, एक बार एक सेल ने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करके उसको ट्रांसमिट कर दिया, तो फिर दोबारा करने में उसको थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ है। अब है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे।